अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंतर्गत कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। फर्स्ट आता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। Conductance is the reciprocal of resistance, or it may be defined as a degree to which an object or a conductor can conduct the electric current through it। यानी या तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या कंडक्टर की इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने या पास करने की जो डिग्री या एक्सटेंट जो है वो उसकी कंडक्टेंस कहलाती है। कंडक्टिविटी जी से डिनोट करते हैं। जी इज इक्वल टू 1/r। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस हो जाएगा सीमेन, या जो रेजिस्टेंस आर है उसकी यूनिट होती है ओम, तो उसका इन्वर्स यानी ओम इन्वर्स, या इसको महो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आता है कंडक्टिविटी, जिसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हमें पता है दैट रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मीन्स वी कैन से दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, जहाँ पे एल है वो लेंथ होगी और ए है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यहाँ से R जो है उसको हम लिख सकते हैं रो L बाई ए। तो यहाँ रो जो है वो रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जब L 1 हो यानी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो और A भी 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस केस में जो R है वो क्या होगा, रो होगा। दैट मीन्स व्हेन द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर and its cross section area is 1 meter square or 1 centimeter square, then the resistance of a conductor is called its resistivity, which is denoted by rho। तो यहाँ पे हम कंडक्टिविटी क्या कह रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, या रो की वैल्यू पुट करें तो यह हो जाएगा 1/r इंटू एल बाई ए। अब चूंकि 1/r जो है वो कंडक्टेंस जी होता है, सो इट इज़ इक्वल टू जी एल बाई ए। या अगर एल 1 मीटर एंड ए 1 मीटर स्क्वायर है तो सेम वही कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू कंडक्टेंस जी, मीन्स के इज इक्वल टू जी। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं दैट द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मीटर लेंथ with area of cross section equal to 1 meter square, then it is called conductivity or specific conductance। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जो है वो हो जाएगी सीमेंस मीटर इनवर्स, या फिर इसको हम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, यानी जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है उसको कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इंटर आयनिक अट्रैक्शन, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी नेचर कैसी है। तो नेचर के बेसिस पे इलेक्ट्रोलाइट है वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो ऑलमोस्ट 100% आयनाइज्ड होते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उनमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लेस होता है। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगी, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है वो कम होगी। सेकंड आता है सॉल्वेशन ऑफ आयन। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होती हैं वो कहलाता है सॉल्वेशन।
अब सॉल्वेशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा, स्मॉलर साइज का होगा, यानी उसका चार्ज रेडियस रेशो हाई होगा, देन सॉल्वेशन है वो ग्रेटर एक्सटेंट तक होता है, और उस केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। मीन्स ग्रेटर द सॉल्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेसर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। थर्ड आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। जो पोलर सॉल्वेंट है, अगर पोलर सॉल्वेंट में हम इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता है, यानी नंबर ऑफ आयंस है वो बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है। बट अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो विस्कोसिटी ज़्यादा होने से जो आयंस का मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो कम होती है। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, स्मॉलर विल बी इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। यानी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो कम होती है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, और डिसोसिएशन बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, मीन्स कंडक्टेंस बढ़ेगी अगर कंसंट्रेशन कम होती है तो। इसी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दे आर ऑलरेडी 100% आयोनाइज्ड, बट फॉर देम ऑल्सो एज द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज द इंटर आयनिक अट्रैक्शन ऑल्सो डिक्रीजेज। यानी जो आयंस के बीच जो अट्रैक्शन है वो भी डिक्रीज होता है, तो मूवमेंट है वो ज़्यादा ईजी होता है, और मूवमेंट बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो बढ़ती है। एंड लास्ट है टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, अगर हम बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो बढ़ता है। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो बढ़ती है। लेकिन जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, यानी जो मेटल्स होते हैं, उनमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टेंस घटती है, क्योंकि मेटल में क्या होता है, जो मेटल आयंस जिनको हम कर्नेल्स बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उनमें वाइब्रेशन या अपनी ओन पोजीशन पे भी वो वाइब्रेट करने लगते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो घटती है। सो ऑल दीज आर फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा कि अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, वीक है तो कंडक्टेंस उसकी कम होगी। सॉल्वेशन ऑफ आयन, यानी अगर लार्जर साइज के आयंस होंगे तो सॉल्वेशन ज़्यादा कम होगा, कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। स्मॉलर साइज के आयन है, सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस कम होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अगर पोलर सॉल्वेंट है तो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगी, और अगर नॉन पोलर है तो कंडक्टेंस कम होगी। विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगी, विस्कोसिटी कम है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी। और टेम्परेचर जो है, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस यानी सॉल्यूशन की बात हम करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है या आयंस का मूवमेंट बढ़ता है, उस वजह से कंडक्टेंस है वो बढ़ती है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए जो हम कंडक्टिविटी मेजरमेंट करते हैं, तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट के जो मेथड है वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। इसमें किसी भी अननोन सॉल्यूशन जिसकी हमें कंडक्टिविटी मेजर करनी है उसको कंडक्टिविटी सेल में फिल कर दिया जाता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से उसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस आर्म होती हैं, उनमें से एक आर्म पे यहाँ पे हम कंडक्टिविटी सेल को कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी हमें कंडक्टिविटी मेजर करनी है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये कहता है,
जैसे यहाँ पे इस आर्म को हम P लें, ये Q है, ये R है और ये S है। तो प्रिंसिपल है दैट P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब यहाँ पे जो R1 है, ये R1 वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। R3 एंड R4 है वो फिक्स है, और R2 यहाँ पे हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, R1 को एडजस्ट करते हैं ताकि यहाँ पे जो डिटेक्टर P है उसमें ज़ीरो रीडिंग आ जाए। जैसे रीडिंग ज़ीरो आ जाती है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इस P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास Q और S ये तो ऑलरेडी नॉन है, और R की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगा, जो भी रीडिंग पे हमारी 0 पॉइंट आ रहा है उसको हमने ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ से P यानी अननोन रेजिस्टेंस R2 निकाल लिया, तो R2 हो जाएगा R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाई R3। अब इस मेथड में यहाँ पे जो व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ जो करंट हम दे रहे हैं वो अल्टरनेट करंट सोर्स यूज़ करते हैं, AC करंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमने DC करंट यूज़ किया तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी सेल में हमने सॉल्यूशन ले रखा है वो डिकम्पोज हो जाता है और उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, और जैसे ही कंसंट्रेशन चेंज होगी तो उसकी कंडक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम AC करंट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे अल्टरनेटिव वोल्टेज यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से बचने के लिए। अब जैसे ही हमने यहाँ से R निकाल लिया, तो उस R से फिर हम क्या निकाल लेंगे, कंडक्टिविटी K निकाल लेंगे, यानी वही फॉर्मूला हमारे पास आया K इक्वल्स टू 1/R2 L अपॉन A, या 1/R2 क्या हो गया G, L अपॉन A हो गया। अब जो लेंथ अपॉन A है यानी L अपॉन A है वो हो गया G स्टार, जिसको हम सेल कांस्टेंट कह रहे हैं, जो कि हर एक कंडक्टिविटी सेल के लिए फिक्स वैल्यू होती है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है किसी भी कंडक्टिविटी सेल के लिए। तो उस G की वैल्यू, G स्टार की वैल्यू ले ली, तो यहाँ से हमारे पास कंडक्टिविटी आ जाएगा G स्टार अपॉन R या G स्टार इंटू G। तो इस तरीके से हम कंडक्टिविटी का मेजरमेंट है वो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी। Molar conductivity of an electrolyte solution is the conductance of the volume of solution containing unit mole of electrolyte that is placed between two electrodes of unit area cross section or at a distance of 1 centimeter apart। यानी मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल अगर हम डिज़ोल्व करते हैं सॉल्यूशन में जिसका वॉल्यूम V हो, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वही कहलाती है उसकी मोलर कंडक्टिविटी, यानी लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू V, जहाँ पे K हम ले रहे हैं कंडक्टिविटी और V है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं। या वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन का इन्वर्स होता है, तो लैम्डा m को हम लिख सकते हैं K अपॉन C, दैट इज C कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। जो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी है वो यहाँ पे हो जाएगी सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये किस तरीके से आई, जो K है उसकी यूनिट हम लेते हैं सीमेंस मीटर इनवर्स, और जो C कंसंट्रेशन है इसकी यूनिट हम यूज़ करते हैं मोल पर लीटर, यानी ऐसा यूनिट लीटर की जगह क्या लेंगे हम, मीटर क्यूब लेते हैं। तो यहाँ से इस यूनिट को हम कैंसिल करेंगे, तो ये बनते हैं हमारे पास सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या स्मॉलर यूनिट हम ले सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जो 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है उसका रिलेशन होता है 10,000 और 10⁻⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, यानी अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम चेंज करते हैं तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में कैसे चेंज आता है।
फर्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी पहले भी हमने पढ़ा था। इट ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी दोनों टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन दोनों के लिए कंसंट्रेशन डिक्रीज बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होती है कंडक्टिविटी। यानी अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो उस केस में कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, दिस हैपन्स बिकॉज द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। यानी कंसंट्रेशन हमने कम की, कंडक्टिविटी हम ये कह रहे हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम एरिया जो है उसमें कंडक्टेंस या जो नंबर ऑफ आयन्स है वो क्या है, उसकी कंडक्टिविटी को शो कर रहे हैं। तो अगर हमने कंसंट्रेशन डिक्रीज की तो उस केस में कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी बोथ वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जबकि मोलर कंडक्टिविटी it increases with decrease in concentration. This happens because the total volume of solution containing 1 mole of electrolyte also increases. हम ये कह रहे थे कि लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी है। कप्पा कंडक्टिविटी को बता रहा है और v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बता रहा है। जब हमने डाइल्यूशन किया यानी कंसंट्रेशन कम की तो कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे लैम्डा m का कंसंट्रेशन पे जो इफ़ेक्ट है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम है वो लार्जर क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम बढ़ता है, दैट मीन्स लैम्डा m की वैल्यू है वो भी क्या होती जाएगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के साथ साथ बढ़ते जाती है। अब आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, यानी हमने डाइल्यूशन किया और डाइल्यूशन करते करते हम कंसंट्रेशन को ऑलमोस्ट कहाँ ले जाएं, जीरो पे ले जाएं। इन दैट केस द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है तो उस टाइम जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, which is denoted by lambda naught m. अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है स्ट्रॉन्ग और वीक, जिसका मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के साथ हम रिलेशन देख रहे हैं। ग्राफ में हमने रूट c यानी कंसंट्रेशन का रूट और लैम्डा m के बीच हमने ग्राफ खींचा है। ग्राफ में हमारे पास दो लाइन है, एक KCl के लिए है और दूसरा एसिटिक एसिड के लिए है। पहले फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली विद डाइल्यूशन। यानी जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं यानी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, लेकिन जो इंक्रीज है वो स्लोली आता है, धीरे धीरे स्लो वो बढ़ती है। The plot between the molar conductivity and root c is a straight line having y-intercept equal to lambda naught m। यानी ये जो ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है जिसका इंटरसेप्ट लैम्डा नोट m यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को बता रहा है, तो वो यहाँ पे क्या है, ये बता रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी स्लोली चेंज होती है। जबकि एसिटिक एसिड के लिए अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर लेते हैं तो ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट सी इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। यानी यहाँ पे ये लाइन है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर एक कर्व्ड लाइन हमारे पास आ रही है। Weak electrolytes have lower molar conductivity and lower degree of dissociation at higher concentration। यानी कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो हमने ये पढ़ा था कि उनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन हम डिक्रीज करते हैं यानी डाइल्यूशन करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है तो उसी रेशो में जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें स्टीपली चेंज आता है, एकदम से चेंज आता है। Therefore, limiting molar conductivity lambda naught m cannot be obtained by extrapolation of molar conductivity to zero concentration। यानी इस ग्राफ को हम एक्स्ट्रापोलेट करें
यानी 0 तक ले जाके हम कोशिश करें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लैम्डा नोट एम निकाल लें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, जबकि यहाँ पे हम इंटरसेप्ट से इजीली उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है कि कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन करने के साथ साथ एकदम से चेंज होती है, यानी बढ़ती है, जबकि उसमें जो चेंज आता है वो स्लोली चेंज आता है, वो धीरे धीरे बढ़ती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट इज कोलराउस लॉ। The Kohlrausch law states that the limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of the individual limiting molar ionic conductivity of anions and cations। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो उनमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस, तो उन आयंस के लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी का जो सम होगा वो उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसको हम लिख सकते हैं दैट लैम्डा नोट एम, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, इज इक्वल टू वी प्लस लैम्डा नोट एम प्लस वी माइनस लैम्डा नोट एम माइनस। यहाँ पे लैम्डा नोट एम जो है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, लैम्डा नोट एम पॉजिटिव एंड लैम्डा नोट एम नेगेटिव इज द लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन है। वी पॉजिटिव एंड वी नेगेटिव is the number of cations and anion which an electrolyte give on dissociation, यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से कितने कैटायन और एनायन बन रहे हैं उनका नंबर है वो V प्लस एंड V माइनस होता है। तो ये कहलाता है कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। अब जो कोलराउस लॉ है उसके एप्लीकेशन या यूजेस क्या हैं? तो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन होता है कि to calculate the molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte, यानी इसके हेल्प से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो निकाल सकते हैं। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। एंड कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरेंजली सॉल्युबल यानी जो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पहले था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जैसे हमने पहले भी बताया था कि इनके लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है या जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि लो डिसोसिएशन और कंडक्टेंस ऑफ ऑन डाइल्यूशन है, उसकी वजह से उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लैम्डा नोट एम HAC यानी पे एसिटिक एसिड है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल होगी? लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट AC नेगेटिव यानी एसिटेट आयन के लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी के इक्वल है। अब इसको हमें मेजर करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, HCl, NaC यानी सोडियम एसिटेट एंड NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे लैम्डा नोट HAC यानी एसिटिक एसिड के लिए जो वैल्यू है वो हो जाएगी लैम्डा नोट HCl प्लस लैम्डा नोट NaC यानी सोडियम एसिटेट माइनस लैम्डा नोट NaCl। तो इन तीनों की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं दैट नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल आयन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अल्फा जो है वो हो जाएगा इट इज़ द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी लैम्डा MC
डिवाइडेड बाई लैम्डा नोट एम, वो क्या होगा, अल्फ़ा होगा। यहाँ पे लैम्डा नोट एम है वो कोलराउस लॉ से हमने कैलकुलेट कर लिया, और लैम्डा एम जो है वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी है जो गिवन कंसंट्रेशन पे है, तो उसकी हेल्प से हम अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड आता है फिर कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के सी। जो के सी की वैल्यू है वो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, जहाँ पे सी है कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर और अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे सी और अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके हम के सी यानी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट। जो स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं, लैम्डा नोट एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई सी, दैट इज कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। तो इनके लिए जो सॉल्युबिलिटी है वो कंसंट्रेशन की टर्म में लेते हैं, यानी मोल पर लीटर में जो लेते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा नोट एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई सॉल्युबिलिटी, या सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई लैम्डा नोट एम। तो ये लैम्डा नोट एम जो है वो हम कोलराउस लॉ से कैलकुलेट कर लेते हैं। कंडक्टिविटी के और लैम्डा नोट एम की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं।